नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 6 मार्च की शिफ्ट 3 का पेपर। ये 47 नंबर का सेट है। हम लोग ऑलमोस्ट एंडिंग की तरफ है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, इसको भी फिनिश करते हैं। एक कूलर का क्रय मूल्य 4500 रुपये है। यदि लाभ परसेंटेज 18% है तो कूलर का विक्रय मूल्य कितना है? भाई 4500 में हमें गुणा करना था 118 का बस। तो यहाँ पर 9 पन्ने 45 कर देंगे, 5 अट्ठे 40 हो गया, 11 चौक 5 अट्ठे 40, 11 पन्ना 55 और 4 59, गुड़े में हो गया हमारे पास 9, यानी कि 9 ने में 81, एक जगह यूनिट डिजिट मिल गया, आंसर लगा दो। ठीक है, 9 पन्ने 45, 45 में 8 जोड़ेंगे 53। पूरा डिटेल में नहीं लिखना होता है, नहीं तो आप इस तरीके से लिख रहे हैं 118 बटे में 100 कर रहे हैं तो इससे टाइम वेस्ट होता है। भाई जीरो लिखने में भी टाइम जा रहा है तो इतना क्यों करना है। किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का इतना है, यानी कि धनराशि अगर 81 है तो साधारण ब्याज कितना होगा? 81 का 64 बटे 81 यानी कि 64। वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर के बराबर है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? देखो भाई आर इंटू में आर हो गया, इंटू में प्रिंसिपल 81 हो गया, बटे में 100 हो गया, बराबर में 64 हो गया। यानी कि अगर आर स्क्वायर बराबर लिखे तो 64 गुणे में 100 बटे में 81, दोनों तरफ रूट लेंगे तो आर बराबर में 8 गुणे में 10 बटे में 9 हो गया, यानी कि लिख सकते हैं 80 बटे में 9। तो 9 अट्ठे 72 हो गया, फिर 8 बचा, 9 अट्ठे 72, यानी कि 8.88% आंसर। अगला सवाल, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लेन देन में हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। अब देखो 16 वस्तुएं उसने खरीदी, 18 वस्तुएं बेचकर वो पैसा मिला, यानी कि 2 वस्तुएं अपने पास से दे दी, 2 वस्तुओं का नुकसान हुआ और अपनी वस्तु अपने पास से दी कितनी? 18, गुणे में 100 कर देंगे, 2 ने में 18 हो गया, यानी कि 11 सही 1 बटे में 11 आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे नहीं करना चाहते तो 16 वस्तुओं का सीपी बराबर में 18 वस्तुओं का एसपी, तो सीपी अपॉन में एसपी, 2 ने में 18 हो गया, 2 अट्ठे 16, यहाँ पर कितने का लॉस हुआ? 1 का, किस पर हुआ? 9 पे, गुणे में 100, तो 9 एकम 9, 1 बचा, फिर 9 एकम 9, 1 बटे में 9% आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 9 कर लेना। ठीक है, अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक की ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज इतना है। समान अवधि और समान ब्याज दर पर समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? बहुत आसान है, 8 दूनी 16 बराबर में दिया गया था 112, यानी कि 0 और था, और 64 यानी कि 8 टू 64 उधर हो गया, 8 दूनी 16, 16.64 का मान हमें निकालना था। 16 सत्ते 112, 7 चौक 28 हो गया, 7 चक्का 42, 42 और 2 44 हो गया, फिर 16 सत्ते 112 और 4 116, यानी कि 11648 कहीं लिखा है, आंसर लगा दो। ठीक है, ये 0 चला जाएगा 1 पॉइंट से, ये हट गया, 1 ही पॉइंट बचेगा। अब देखो हुआ क्या है, देखो प्रिंसिपल अगर हमें 100 पता हो, टाइम हमको 2 पता हो, तो एक चीज बताओ, अगर हमें टाइम पता, रेट भी 8% पता है, तो ऐसा ही यहाँ से कितना निकलेगा? 8 दूनी 16 निकलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का 2 साल की इफेक्टिव रेट का फार्मूला ए प्लस बी, ए बी अपॉन में 100, यानी कि 8 प्लस का 8 प्लस का 8 गुणे में 8 हो गया, बटे में 100 हो गया, यानी कि 16.64%। ये क्या आ गया? ये CI आ जाएगा। जब हमारा प्रिंसिपल 100 है, टाइम 2 वर्ष है, तो इफेक्टिव रेट हमने निकाल ली, यानी कि ये CI हो गया। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर किया, 16 बराबर हमको दिया गया था 112 और CI का मान निकाल लिया। ठीक है, अगला सवाल, अब ये संख्याएं दी गई थी, इनका एवरेज 28 था, सी और डी का औसत क्या होगा? अब यहाँ पर एक चीज समझो, ये संख्याएं थी, देखो एक तो तरीका है केवल जोड़ के करने वाला, वो तो एक तरीका है ही अपने पास। दूसरा तरीका है कि डिविजन मेथड कर लेते हैं, 22C और ये हो गया D, और यहाँ सबका एवरेज 28। अब भैया देखो सबको 28 28 तो लाना ही लाना था, यानी कि अगर हम देखते तो इनको 28 28 लाना था 2 लोगों को, यानी कि अगर यहाँ से देखते तो एवरेज में इन्हें 28 लाना था। अब कम ज़्यादा होगा वो इनको भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है, ये भाई साहब 28 से 5 कम ले आए, ये 1 कम ले आए, ये 26 यानी कि 2 कम ले आए, ये भाई साहब 6 कम ले आए, यानी कि सब कम लेके आए। कितना? 5 1 6 2 8 से 14 कम ले आए। अब ये 14 की इनको टोटल भरपाई करनी पड़ेगी, तो एक लोगों को कितनी करनी पड़ेगी? भाई 2 थे ना, 2 का भाग कर दो, यानी कि दोनों को मिलाकर इनके 35 एवरेज रहा होगा। ठीक है, अगला सवाल, सिंप्लीफिकेशन, 7 से 4 गया 3 हो गया, फिर इधर 3 दूनी 6, 2 3 6 13 आंसर। बहुत आसान था ये तो। 2 संख्याएं इतने अनुपात में, दोनों संख्याओं का योग इतना है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा?
16 यानी कि 11 का मल्टीपल सभी थे, कोई दिक्कत नहीं, तो 17 से 23 हो गया। 23 बराबर में दिया था 92, कै गुना हो रहा था 4 गुना, तो 11 का 4 गुना कर देंगे तो 44 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अब इसमें देखो m का मान बताना था 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। तो देखो सबसे पहले 5 4 9 हमें सम करना पड़ेगा अंकों का, जो कि 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो 9 तो 9 से डिवाइड हो जाएगा सम करके, बचा कितना 14 प्लस का m बचा है। अब यहाँ पर m की जगह क्या रख दे कि 9 से डिवाइड हो जाएगा, 14 4 18 होता है, आंसर लगा दो। 16 कटेगा नहीं, 7 4 11 21 कटेगा नहीं, 8 4 12 22 कटेगा नहीं, आंसर आ गया। एक गेंदबाज शुरुआती 14 मैचों में प्रति मैच औसतन 12 विकेट लेता है, उसने सभी 28 मैचों में प्रति मैच औसत 12 विकेट लिए। अंतिम 14 मैचों में गेंदबाज द्वारा प्रति मैच लिए गए औसत विकेट कितने हैं? 14 में 12, 28 में 12, तो सिंपल है भाई। देखो 28 मैचों में उसने टोटल 12 लिए, प्रथम 14 में उसके कितने हैं 12 विकेट हैं, अंतिम 14 में उसकी मजबूरी हो गई 12 विकेट लेने, क्योंकि इसको मेंटेन करना है। अगर मान लो कम ले लेता तो ये एवरेज मेंटेन नहीं हो पाता, क्योंकि ये तो अपना पूरा 12 लेके आ गए, तो ये 14 लोग बचे तो उनको भी तो 12 लाना पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं करते तो हम एलिगेशन लगा लेते, 12 हो गया ओवरऑल हमें 12 हो गया, और दोनों के मैचों की संख्या 1:1 में हो गई, इनका डिफरेंस 0 हो गया, तो 1 बराबर उधर 0 तो इधर भी 0, तो यानी कि इसका इधर भी क्या रहेगा 12 रहेगा। ये तो आसान था बिल्कुल। करण की दक्षता विनोद की दक्षता का 240% है, किसकी? विनोद और करण, यानी कि अगर ये 100 है तो ये 240 है। यदि करण एक काम को 34 दिनों में पूरा कर सकता है तो वे दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? देखो सिंपल, पहले तो इनका रेशियो बना लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब कह रहा था करण एक काम को, देखो हमारे हिसाब से ये क्या लिखी है, एफिशिएंसी लिखी है, तो अगर करण की एफिशिएंसी 12 है तो 34 दिनों में कर रहा है टोटल वर्क, दोनों मिलकर करेंगे तो 12 5 17 एफिशिएंसी से, 17 दूनी 34, 12 दूनी 24 दिन में निपटा देंगे, आसान था। यदि एक संख्या u एक दूसरी संख्या b से 90% कम है और b 5400 से 13% अधिक है तो u का मान क्या होगा? भाई u कह रहा था एक दूसरी संख्या b से 90% कम है, यानी कि अगर ये 100 है तो ये 90% कम कितना बचा? 10 बचा, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे। यानी कि अगर हम देखें तो 10 बराबर b का मान हमें क्या दिया गया था 5400 गुणे में 113/100, भाई 13% अधिक हो गया, हमें एक बराबर निकालना था, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5400 गुणे में 113 बटे में हो गया 100 गुणे में हो गया 10, यानी कि 1 0 से ये 1 0 और 1 0 इधर से चला गया, यानी कि 1 के बाद पॉइंट आना है, तो पहले तो ये चला गया, यानी कि ये तीनों हो सकते हैं, यूनिट डिजिट हमको मिल रही, तो हम लास्ट के 2 डिजिट अगर निकाल लेते हैं हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 113 इंटू में 54 अपॉन में 10, तो डायरेक्ट गुणा करते हैं, 4 तियाँ 12 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, फिर 4 का अगले में करेंगे, 4 एकम 4, 5 पीछे से फॉलो करेगा, 5 तियाँ 15, 4 19 और 1 20 की 0 हो गया, हासिल लगा 2, देखो आंसर आ चुका 0 2, ठीक है। फिर अब 4 अगले में जाएगा, 4 एकम 4, 5 इसको फॉलो करेगा, 5 एकम 5, 5 4 9, 9 2 11 हो गया, हासिल लगा 1, 4 का समय गुणा हो चुका है, 5 का करेंगे 5 एकम 5, हासिल 1 था तो 6 बटे में 10, यानी कि 610.2 आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन था, बाकी तो इतना कुछ टफ नहीं था। अगला सवाल करते हैं। अब ये सिंप्लीफिकेशन है भाई, करते हैं। सबसे पहले तो 11 कम 11, 11 दूनी 22 हो गया, 11 चौक 44 हो गया, 23 तियाँ 69 हो गया, 4 तियाँ 12 हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, इधर बचा क्या, ये तो 1 बन गया माइनस का, ये 14 दूनी 28 हो गया, और इधर करेंगे तो 4 नेम 36, ये 4 बार यानी कि ये 2 आ गया, तो ये माइनस का बना आंसर। कैलकुलेशन थी इसमें, तो एक वस्तु का अंकित मूल्य इतने रुपए है और विक्रय मूल्य इतने रुपए है, तो छूट परसेंटेज बतानी है, यानी कि 1020 और इधर 703.8 हो गया। अब हमें छूट परसेंटेज, पहले तो इनका रेशियो बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं 0, अब 2 से काट लें क्या, या तो 17 छक्का 102 कर लो, फिर 17 दूनी 17 दिए 51 68 हो जाएगा, 2 बचा, 17 एकम 17, 17 चौकू 68 हो गया, अभी भी कट जाएगा, तो ये 2 दूनी 4 हो गया, 0 2 सत्ते 14 हो गया, 2 तियाँ 6 हो गया, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 हो गया, 3 छक 18, 3 नेम 27 हो गया, कितने की छूट दी गई 31% की। अगला सवाल कह रहा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें बताना है, यानी कि हमें कुल मिलाकर यहाँ पर एचसीएफ निकालना था।
कभी भी नंबर फ्रैक्शन में लिखे हो यानी कि भिन्न में, तो भैया जो भी पूछा जाए वो ऊपर वाले का निकाल दो और नीचे वाले का एलसीएम। अगर एलसीएम पूछा जाता तो ऊपर वाले का हम एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ निकालते। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एचसीएफ ऊपर देखो 4 3 7 में कुछ कॉमन है नहीं, तो एक एचसीएफ हो गया। नीचे देखो 5 10 15 यानी कि 30 आ जाएगा। और अगर ना समझ में आया करे थोड़ा बहुत ऑप्शन का भी सारा लेके कर लिया करो, जरूरी नहीं कि अपना पूरा दिमाग लगाओ या टाइम वेस्ट करो। तो 25 कुर्सियों का मूल्य 20 मेजों के मूल्य से 80% अधिक है। यदि 22 मेजों का मूल्य इतने रुपए है तो 50 कुर्सियों का मूल्य क्या है। हमने मान लिया एक चेयर का मूल्य C है, तो 25 चेयर का मूल्य क्या होगा, 25 C होगा। एक मेज का मूल्य हमने M मान लिया, तो 20 मेजों का मूल्य 20 M होगा। इससे 80% अधिक है। यानी कि अगर हम C अपॉन में M का रेशियो बनाएं तो सबसे पहले तो ये 2 जीरो चले गए, फिर ये काटेंगे तो ये हो जाएगा, कटेगा ही नहीं, यानी कि 18 दूनी 36 बटे में 25 रेशियो बनेगा। ठीक है। अब यहाँ से एक चीज समझो भाई, यहाँ पर हमको दिया गया था 22 मेजों का मूल्य, यानी कि एक मेज का मूल्य करते तो 10648 अपॉन में 22 करते। हमारे हिसाब से एक मेज का मूल्य कितना है, 25, यानी कि जो मान आया है निकल के वो 25 का मान आया, यही बराबर कर देंगे, यानी कि 25 बराबर। हमें अगर 36 बराबर निकालना हो, यानी कि चेयर का मूल्य, एक चेयर का आ रहा है ये सब निकल कर, बटे में 22 बटे में 25 गुणे में 36 कर सकते हैं। अब ये एक चेयर का आया तो भैया 50 कुर्सियों का 50 का गुणा कर दो, तो 25 दूनी 50 हो गया, इधर करेंगे तो ये 11 हो गया, फिर करेंगे यहाँ पर 11 नेम 99 7 बच गया, 11 छक्का 66 हो गया, 8 बच गया 88 हो गया, यानी कि 968 इंटू में 36 हो गया। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन के सारा लेने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि सभी में यूनिट डिजिट दिया गया। अब 2 डिजिट तक नहीं, कम से कम हमें 3 डिजिट तक करना पड़ेगा, तब कहीं आंसर निकलेगा। वो भी नहीं निकलेगा, देखो 848 2 में मिल रहा है, यानी कि हमें पूरा ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं 6 गुणे में 6, तो 6 48 हासिल लगा 4, 6 36 और 4 40, 6 में 54 और 4 58 गुणे में 6, 6 48 6 48 6 पंजे 30 और 4 34 आंसर। अगला सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बाकी तो आसान था। कह रहा था दुकानदार अपने सामान पर इतने अधिक मूल्य अंकित करने के बाद उसे 5% का लाभ पर बेचता है। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखो कभी भी आपको ऐसा लगे कि अंकित मूल्य का हमें यूज करना है और 25% का मान दिया जाए, तो सीपी को हमेशा 80 मान लो, इससे 25% बढ़ाएंगे तो ये 100 आ जाएगा। ये रेशियो याद रखना, ये बहुत काम की चीज़ है। अब कह रहा था करने के बाद 5% लाभ पर बेचा, भैया इसका 5% यानी कि अगर निकालोगे तो 8 पन्ने 40 4 बढ़ेगा, यानी कि 84 रुपये में बेचना पड़ेगा, तब 5% आएगा। भाई 80 का 5%, ये 0 8 पन्ने 40 4 ही तो आएगा, इसमें हमने यही 4 जोड़ दिया, तो इस 84 में बेचेंगे, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, बस यही तो निकालना था। अब इसमें देखो छूट कितने की दे दी भाई, 16 की दे दी, किस पर, 100 पे, गुणे में 100, यानी कि डायरेक्ट 16% निकल कर आ जाएगा। तो ये जो एक रेशियो है ना, ये याद कर लेना आप लोग, क्योंकि ये यूज हो जाता है बहुत, जब बड़े बड़े सवाल भी आ जाते हैं कभी कभी, उनमें भी आसानी से आप निकाल पाएंगे। अगला सवाल, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 4 7 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको बताना है। अब ये ऐसा तो है नहीं कि आपके ये ट्रिपलेट वगैरह लिखे हों, आपको फार्मूला पता होना चाहिए था, हीरोज एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी, ये हीरोज फार्मूला होता है ट्रायंगल के एरिया का। अब यहाँ पर 5 4 7 यानी कि ए बराबर 5 हो गया, बी बराबर में 4 हो गया, सी बराबर में 7। जहाँ एस बराबर होता है उसके परमाप का आधा, यानी कि 5 4 9 7 16, 16 बटे में 2, यानी कि एस 8 आ गया, मान रख दो 8, 8 माइनस का 5, 8 माइनस का 4 और 8 माइनस का 7। तो यहाँ पर 8 से 5 गया 3, 8 से 4 गया 4, 8 से 7 गया 1, ये अंडर रूट में हो गया। इसको हम क्या लिख सकते थे, 4 गुणे में 2, यानी कि 4 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या बचा 6। अगला सवाल, 2 रेलगाड़ियां एक इतने मीटर और दूसरी इतने मीटर लंबी समांतर पटरियों पर क्रमशः इतने और इतने की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही, उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। बहुत आसान है भाई, दोनों ट्रेनों की लंबाइयां पहले जोड़ दो, यानी कि 0 8 6 14 हो गया, हासिल लगा 1 4 1 5 हो गया। अब विपरीत दिशाओं में चल रही थी तो दोनों की चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, यानी कि जोड़ा तो 8 हो गया, 7 3 10 हो गया। इसको 5/18, क्योंकि हमारी डिस्टेंस मीटर में थी, 18 छक्का 108, 6 पंजे 30, 30 से भाग करना पड़ेगा, यानी कि वो क्या 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 निकालना था, 18 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगे। आसान था ये तो।
प्रीति अकेले काम को 30 दिनों में पूरा कर सकती है और पायल अकेले उसी काम को 90 दिनों में पूरा कर सकती है। पायल ने अकेली शुरुआती 18 दिनों तक काम किया और फिर काम छोड़ दिया। प्रीति अकेले शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगी? तो देखो भाई, यहाँ पर प्रीति और फिर पायल, यानी कि ये 30, ये 90, एलसीएम लिया 90, इतना लिखना नहीं है आपको, डायरेक्ट एफिशिएंसी लिखनी थी, ठीक है। ये हो गई हमारे पास एफिशिएंसी। अब यहाँ पर 18 दिन किसने काम किया? पायल ने, यानी कि 18 काम कर लिया, तो 90 से ये 18 काम हो गया, 90 से 10 गया तो 80, 8 और कम कर देंगे तो 72। अब किसको करना है भाई? अब किसको करना है? काम छोड़ दिया प्रीति अकेले शेष काम को, यानी कि 3 की एफिशिएंसी थे, तो 24 आंसर, ठीक है। अगला सवाल, मफिन की एक रेसिपी में आटे और चीनी का अनुपात इतना है तथा चीनी और मक्खन का अनुपात इतना है। रेसिपी में आटे और मक्खन का अनुपात कितना है? तो भैया देखो, यहाँ पर आटे चीनी का अनुपात इतना है, चीनी और मक्खन का अनुपात इतना है, दोनों में कॉमन क्या है? चीनी। यहाँ पर चीनी 2 है, यहाँ पर चीनी 4 है, तो दोनों जगह सेम होनी चाहिए थी। इसमें 2 का गुणा, यानी कि आटे, यानी कि 3 दूनी 6, 4 हो गया, इधर 3 हो गया, यानी कि ये हो गया हमारे पास मक्खन और ये हो गया हमारे पास आटा, ठीक है। यही तो हमें निकालना था, 6 रेशियो में 3, यानी कि 2 रेशियो में 1 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। अब अगला सवाल क्या, चलिए 6 की शिफ्ट 3 के 20 के 20 क्वेश्चन हमने समाप्त कर लिए हैं। अब हम लोग धीरे धीरे एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, आप लोग बस रिवीजन करते रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।